राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की चुनौतियाँ, नीति आयोग की समस्याएं। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड से फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, नीति आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या है। 1 जनवरी 2015 से तत्कालीन केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग के समक्ष और वर्तमान समय में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। नीति आयोग के सामने पहली चुनौती निर्धनता उन्मूलन की है, पॉवर्टी रिमूवल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में निर्धनता एक बड़ी चुनौती है। 1950 से देश में गरीबी को दूर करने के लिए योजनागत प्रयास जारी है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में गरीबी मिटाने के अनेक प्रयास किए गए। 1971 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। इतने वर्षों के बाद भी भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 20% से ऊपर है। नीति आयोग का भी इस बात पर मंथन रहता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में किस तरह की रणनीति के तहत सुधार किया जाए। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी के आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास कर रही है। जैसे पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा जन धन खाते खोले गए, उज्ज्वला योजना जारी की गई कि हर गरीब के घर में धुआं रहित चूल्हा हो, सिलेंडर की व्यवस्था हो, ताकि परिवार को खाना पकाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक प्रकार से निर्धनता उन्मूलन के लिए मनरेगा के द्वारा एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये भी जो है एक प्रकार से एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है नीति आयोग के सामने कि इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन को कैसे समाप्त किया जाए। आर्थिक जो अंतर है देश में, उसको न्यूनतम कैसे किया जाए। नीति आयोग का प्रमुख चिंतन है कि देश में आर्थिक विषमता को कैसे दूर किया जाए। भारत में आज भी बहुत सारे राज्य आर्थिक रूप से बीमार हैं, जिन्हें काफ़ी समय पहले जो है बीमारू कहा जाता था। BI फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, A फॉर आंध्र प्रदेश और U फॉर उड़ीसा। इनको बीमारू स्टेट की संज्ञा दी गई है। भारत में बहुत सारे राज्य आर्थिक रूप से काफ़ी अग्रणी हैं और कुछ राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्य आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो नीति आयोग का इस बात पर मंथन रहता है कि कैसे देश के आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, देश में राज्यों के आधार पर आर्थिक विषमता समाप्त हो। नीति आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस ऑफ रूरल एरियाज। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी देश के अधिकांश गांवों में बिजली, पानी, सड़क, विद्यालय, सार्वजनिक संस्थानों का समुचित रूप से अभाव है। नीति आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे शहरी क्षेत्रों की तरह भारत के ग्रामीण अंचल का भी पूरी तरह से विकास। जैसे बिहार में ये कहा जाता है कि लगभग 80% से अबोव जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
और ग्रामीण लोगों की दयनीय जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। इसी तरह से उड़ीसा में, इसी तरह से झारखंड में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है। तो एक प्रकार से देश के बहुत सारे राज्यों में या राज्यों के बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन भी नीति आयोग के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। नीति आयोग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि कैसे देश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से आर्थिक विकास किया जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नीति आयोग की एक बड़ी चैलेंजेस है कि भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी लैंगिक भेदभाव है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से देश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी न केवल अशिक्षित एवं ग्रामीण बल्कि शिक्षित एवं शहरी महिलाओं के साथ भी लैंगिक भेदभाव की घटनाएं घटी है। और नीति आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि देश में महिलाओं से भेदभाव को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए। जिस तरह से भारत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घटती हैं, रेप की घटनाएं घटती हैं, मर्डर की घटती हैं, तलाक की घटती हैं, विवाह विच्छेद की घटनाएं घटती हैं, महिला उत्पीड़न होता है, तो उसको लेकर के यूएनओ ने भी कहा था कि भारत महिलाओं के मामले में 50 साल पीछे है और अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो महिलाओं का पिछड़ापन जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, महिलाओं का एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी नहीं आएगी, पुरुष प्रधान मानसिकता पर पुनर्विचार नहीं होगा, पुरुष अपने आप को महिलाओं के किसी प्रकार से एक अवरोधक के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक जो है देश का समग्र रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए नीति आयोग का ये ध्येय रहता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, इसी तरह से कुछ एक राज्यों में इसे पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण करने की वकालत चल रही है महिलाओं के लिए। इसी तरह से पार्लियामेंट में भी 33% आरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक ये कानून पास नहीं हुआ है, विचाराधीन है। तो एक प्रकार से नीति आयोग के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे आधी दुनिया को न्याय मिले, अधिकार मिले। बेरोजगारी को समाप्त करना, एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा दर में वृद्धि के बाद भी देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और जिस अनुपात में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस अनुपात में रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा। भारत युवाओं का देश है, लगभग 35% के करीब युवा हैं। युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना नीति आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा दर में वृद्धि के साथ साथ रोजगार सृजन में भी वृद्धि करना नीति आयोग का मुख्य चिंतन है। पिछले कुछ वर्षों से रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार को लेकर के नीति आयोग का लगातार मंथन रहता है। अभी हाल में 1 साल से ज़्यादा समय से भारत में ये नहीं, विश्व में जिस तरह से कोरोना काल आया है, कोविड-19 का जो दौर आया है, उसको लेकर के न केवल भारत में बल्कि एक वैश्विक स्तर की चुनौती है कि बेरोजगारी की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। तो बेरोजगारी को दूर करना नीति आयोग का एक प्रमुख चैलेंज है, प्रमुख समस्या है। नीति आयोग का एक बड़ा जो चैलेंज है वो स्किल डेवलपमेंट का है, कौशल विकास का, कि केवल किताबी शिक्षा प्राप्त करने से कोई भी युवा जो है वो रोजगार के योग्य नहीं हो जाता। उसे किसी विशेष क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता है। एकेडमिक एजुकेशन चाहे उसका कितना ही ऊंचा हो, प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन जीने के लिए उसे किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है। और नीति आयोग का ये चिंतन रहता है कि कैसे और किस प्रकार देश के नागरिकों का कौशल विकास किया जाए। और भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशल जो है स्किल डेवलपमेंट
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है कि युवा वर्ग जो है किसी विशेष फील्ड में, किसी विशेष सब्जेक्ट में, किसी विशेष ट्रेड में इंटरेस्ट स्किल्ड होकर के फिर अपना कोई जो निर्धारित प्रोफेशन है वो अपना सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। नीति आयोग की एक प्रमुख चैलेंज जातीय भेदभाव को समाप्त करना है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जाए, न केवल राजनीति में, प्रशासन में, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं भारत में जातिगत भेदभाव पाया जाता है। समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया गया। नीति आयोग का भी इस बात पर चिंतन रहता है कि कैसे देश के आर्थिक लाभ से वंचित लोगों को ऊपर उठाया जाए। तो समय समय पर नीति आयोग के सामने ये चिंतन रहता है कि समाज के इन वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, निजी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना, विशेष प्रकार की इनकी ट्रेनिंग देना, विशेष प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चलाना, ताकि समाज के ये वर्ग भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके, समाज के इन वर्गों को भी पूरी तरह से अधिकार मिल सके, सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। तो नीति आयोग के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि समाज के ये वर्ग 70 वर्षों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी जो है इनका बहुत सारा प्रतिशत जो है वो पिछड़ा हुआ है। पर्यावरणीय समस्या जो है वो भी नीति आयोग का एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आयोग का मंथन रहता है कि कैसे देश की मिट्टी, देश के जल, देश की वायु, देश की ध्वनि को प्रदूषित होने से बचाया जाए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर केंद्र, राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम बनाए गए और इन चुनौतियों को काबू पाने के लिए समय पर नीति आयोग के सामने जो है एक विचार बिंदु रहता है। समय समय पर जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं, मीटिंग्स आयोजित की जाती है। देश के युवाओं को, छात्रों को विशेष प्रकार से प्रदूषण के प्रति अलर्ट किया जाता है, सचेत किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस पर पौधों को लगाना या हरियाली दिवस पर पौधों को लगाना या किसी प्रकार से युवाओं को शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जागरूक करना उनके परिवारों को कि जल को बचाएं, जल को अशुद्ध होने से बचाएं, वायु को दूषित होने से बचाएं, कार्बन जितनी छोड़ रही है कैसे उनको रोक लगाने की कोशिश की जाए। ध्वनि प्रदूषण के लिए भी अनेक प्रकार के मोटर वाहन अधिनियम निर्धारित किए गए हैं कि अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग न किया जाए। मंदिरों में, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की जो सुबह के समय प्रार्थना की जो स्पीकर की आवाज़ है वो कम हो, ट्रैफिक का शोर कम हो, इंडस्ट्री को जो है वो एक विशेष स्थान पर ले जाया जाए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जाया जाए और ऐसे शिक्षण संस्थानों और दूसरी जगह में जनरेटर उपलब्ध करवाए जाएँ जो बिल्कुल नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, जिनमें बिल्कुल साइलेंट मोड पर। तो इस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो है नीति आयोग जो है इस प्रकार ये करता है, एक बड़ी चुनौती है। नीति आयोग की बड़ी चुनौती जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी बचाना है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लघु उद्योगों को पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा। लघु और कुटीर उद्योगों में बहुत से उद्योगों का जीवन यापन चलता है। नीति आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का कैसे विकास हो। तो नीति आयोग इस बात पर चिंतन करता है, मंथन करता है कि किस तरह से कृषि आधारित जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं उनको सरकार संरक्षण दे और आमतौर पर
ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए जो इस तरह के रोजगार में संलग्न है, ताकि लोगों की आजीविका बची रहे, लोगों स्वावलंबी बने और देश की अर्थव्यवस्था में विकास दे, और बेरोजगारी को दूर करने में भी एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। युवा जनसंख्या से लाभ। वर्तमान समय पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण से देश के विकास में कैसे योगदान ले सकते हैं? हमें अपने युवा शक्ति को कैसे प्रयोग करें कि हमें बेरोजगारी के स्थान पर देश के विकास कार्य में अपनी आहुति डालें। नीति आयोग इस बात का भी मंथन रहता है कि कौशल विकास, नवीन तकनीक और नवाचार के द्वारा युवा देश के विकास में कैसे सहायक बन सकते हैं। तो युवाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण जो है नीति आयोग द्वारा चलाए जाते हैं समय समय पर, कि देश में जो युवा वर्ग है, युवा शक्ति है, वो नशे की ओर ना जाए, नशीले पदार्थों की ओर ना जाए, नकारात्मक कार्यों की ओर ना जाए। युवा वर्ग की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक कार्य में खर्च हो। युवा वर्ग ऐसे कार्य करे जिससे देश की भलाई हो, देश का कल्याण हो, देश का विकास हो और एक स्व समाज, एक आदर्श समाज का निर्माण हो। तो युवा वर्ग को सब रोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मीटिंग, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो आयोजित की जाती है, ताकि युवा वर्ग जो है पथभ्रष्ट ना हो, अपने पथ से विचलित ना हो, अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए सब रोजगार की ओर ध्यान दें। तो एक प्रकार से युवा वर्ग से कैसे लाभ लिया जाए, युवा वर्ग देश के विकास में कैसे योगदान दे सकता है, युवा वर्ग को सब रोजगार कैसे प्राप्त हो सकता है, इसको लेकर के भी नीति आयोग का मंथन चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है। तो नीति आयोग की चुनौतियों से संबंधित, नीति आयोग की कार्य प्रणाली से संबंधित कुछ एक ऐसे टाइप प्रश्न है, जैसे कि नीति आयोग की रचना कैसे होती है, नीति आयोग की कार्य प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताना होगा कि नीति आयोग की रचना कैसे होती है, नीति आयोग की कार्य प्रणाली क्या है। दूसरा प्रश्न है नीति आयोग की चुनौतियों एवं समस्याओं पर प्रकाश डालिए, कि नीति आयोग की रचना कैसे होती है, उसकी संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, नीति आयोग के इस समय कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं, उनको उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। तीसरा प्रश्न है नीति आयोग की संरचना क्या है, नीति आयोग के उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नीति आयोग की संरचना, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तदर्थ सदस्य, पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री इत्यादि की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग की स्थापना की गई है, भारत के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, इसके उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, किस तरह के अचीवमेंट ये प्राप्त करना चाहता है, उन पर आपको प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 4 है भारत के राष्ट्रीय विकास में नीति आयोग की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यानी 1 जनवरी 2015 से वर्तमान समय में जून 2021 चल रहा है, तो राष्ट्रीय विकास में नीति आयोग की क्या भूमिका रही है। नीति आयोग ने नेशनल डेवलपमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मिलिट्री के क्षेत्र में हो, रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, आईटी सेक्टर में हो, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में नीति आयोग का जो रोल किस तरह से रहा है, किस तरह से उसने डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 5 है नीति आयोग भारत के राष्ट्रीय विकास में एक प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। यानी नीति आयोग जो है वो भारत में एक थिंक टैंक के रूप में, डेलिब्रेटिव संस्था के रूप में, विचारशील संस्था के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग में समाज के, देश के प्रमुख विद्वान, विशेषज्ञ, विषय के विशेषज्ञ होते हैं।
तो एक प्रकार से वो प्रबुद्ध मंडल होता है जो विशिष्ट प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नीति आयोग से रिलेटेड था कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की संरचना कैसे होती है, नीति आयोग के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे इन पर संज्ञान लिया जा सकता है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।